आगे अब हिंदी का छठा यूनिट अपने को पढ़ना है, जिसका नाम है भाषा की संरचना के विभिन्न पहलुओं को लेकर के बात रहेगी। ये भी यूनिट आपका 5 नंबर का यूनिट है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं शब्द संरचना क्या है। शब्द संरचना के बारे में पढ़ते हैं। एक या अनेक वर्णों की सार्थकता स्वतंत्र ध्वनि ही शब्द कहलाती है। प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से यह भाषा की सार्थक लघु इकाई है। प्राय सभी भाषाओं में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो होते हैं सार्थक और एक होते हैं निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इसके बाद में देखिए, प्रत्येक भाषा में अधिकतर शब्द सार्थक ही हैं, निरर्थक शब्द तो नाम मात्र के कुछ हैं। यह तथ्य हिंदी भाषा के साथ भी लागू होता है। हिंदी में बहुत से शब्दों से, विशेष करके संज्ञा शब्दों के साथ में बहुत से निरर्थक शब्द ही जुड़ जाते हैं, जैसे आम वाम, रोटी बोटी। इस तरह से ये जो शब्द रहते हैं निरर्थक रहते हैं। इसके बाद में निरर्थक शब्दों जिनका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, उनको छोड़ करके सार्थक शब्दों के समूह को ही भाषा माना जाता है। सार्थक शब्दों का जो समूह है वो भाषा कहलाता है। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण निम्न 4 आधारों पर अपन कर सकते हैं। एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर, एक भाषाई विकास के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर और एक रूप विकार के आधार पर। तो ये 4 प्रकार से अपन वर्गीकरण इनका कर सकते हैं सार्थक शब्दों का। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद की अपन सबसे पहले बात करेंगे। इसमें आपको देखना है, सबसे बिंदु पहला आता है यौगिक। यौगिक में आता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। विद्यार्थी, त्रिमूर्ति, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। विशेषता देखिए, यौगिक शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ उसके खंडों के अर्थ को मिलाकर के बनता है। ये देखिए, जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या को चाहने वाला अर्थात विद्यार्थी। ध्यान रहे, यौगिक खंड शब्द भी सार्थक ही होते हैं। यौगिक शब्द जो होता है इसके खंड भी सार्थक होंगे और इसका जो मेन वर्ड का जो अर्थ निकल रहा है इसके खंडों का अर्थ भी वही निकलेगा। तो ये आपको यौगिक शब्द के लिए ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा आता है रूढ़। रूढ़ शब्द में देखिए, रूढ़ जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वे जिनके खंड नहीं होते हैं, उसी रूप में बिना किसी परिवर्तन के चले आ रहे हैं, वे एक प्रकार के मूल शब्द ही रहते हैं, जैसे कमल, विद्या, मूर्ति, जिनका कोई और संधि विच्छेद नहीं होता है और अगर होता भी है तो उनका जो सार्थक अर्थ है वो नहीं निकलता है और यौगिक की तरह काम नहीं करता। तो ये बात रही। तीसरा है योग रूढ़। तीसरा क्या है? योग रूढ़। 3 प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो योग रूढ़ में तीसरा, वे शब्द जिनमें यौगिक और रूढ़ दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात शब्द खंडों का वही अर्थ होता है जो शब्द का होता है, परंतु उन शब्दों का वह अर्थ प्रचलन के कारण एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते होते रूढ़ बन गया है। उदाहरण देखिए, पंकज। पंकज के 2 खंड हैं, पंक प्लस जय। शाब्दिक अर्थ क्या है? कीचड़ में जन्मने वाला। कीचड़ से कीड़े का भी जन्म होता है, अतः उसके लिए भी इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु पंकज का प्रयोग केवल कमल के लिए होता है, यही इसकी रूढ़िता है। तो ये रूढ़ शब्द क्या है? पंकज। इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा प्रकार अपने को, दूसरा जो आधार है शब्दों का भेद का, तो भाषाई आधार पर अपन भेद करते हैं। तो यहाँ पर भाषाई आधार पर इसके 6 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशी व देशज, और 5वां है विदेशी और 6ठा है संकर। तो ये भाषा के आधार पर 6 भेद यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर पहले नंबर पर है तत्सम। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे आत्मा, सत्य, शिव, सुंदर, ईश्वर आदि, जो कि संस्कृत से हूबहू यहाँ पर हिंदी में काम आ रहे हैं, उनको तत्सम शब्द कहेंगे। अर्ध तत्सम शब्द, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति से संस्कृत भाषा से हुई है। उत्पत्ति तो कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है, परंतु हिंदी भाषा में उनका प्रयोग बिगड़े रूप में हो रहा है, जो न तो तत्सम है और न ही तद्भव। जैसे रमेश चंद्र के स्थान पर रमेश चंद्र, कार्य के स्थान पर काम आदि यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तद्भव शब्द की बात करते हैं तीसरे नंबर पर। भाषा वंशावली से पता चलता है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ही विकसित और परिष्कृत होकर के हिंदी भाषा के रूप में विकसित हुई है, और ये भाषाएं भी संस्कृत से ही निस्तृत हुई हैं, परंतु आगे बढ़ते बढ़ते इनका रूप बिगड़ता गया है। ऐसे शब्द जो अपने बिगड़ते हुए रूपों में संस्कृत से निकल करके पाली आदि के माध्यम से हिंदी तक पहुँचे हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे माता से माँ, अम्मा, दूध से दूध, दुग्ध से दूध, इस तरह से जो बने हैं ये तद्भव शब्द कहलाएंगे। ये कुछ उदाहरण ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथे नंबर पर है देशी या देशज शब्द। इसमें देखिए, देशी और देशज शब्दों में अंतर है। देशी वे शब्द हैं जो संस्कृत काल से चले आ रहे हैं, परंतु व्याकरण के नियमों पर खरे नहीं उतरते हैं, जैसे माँ बाप, रोटी बोटी, छोरा छोरी, इस तरह के शब्द। और वे शब्द जो देश की अन्य और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं, अन्य या क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, तो वो देशज शब्द जैसे जूता, ठेठ, लोटा, डिब्बा, खिचड़ी आदि शब्द। अब बात करते हैं 5वां शब्द, देखिए विदेशी शब्द।
वे शब्द जो अपने देश की भाषाओं से न होकर के अन्य देशों की भाषाओं अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से आए हैं और हिंदी भाषा में आत्मसात हो गए हैं। अंग्रेजी शब्दों की बात करते हैं तो रेल, बस, कोर्ट, लाइन, पोस्टमैन, सिनेमा, नंबर आदि शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं। अरबी भाषा के अखबार, असर, आखिर, शुरू, इनाम, तबीयत, हिसाब आदि शब्द हैं। फारसी भाषा के आबरू, अफसोस, आमदनी, बीमार, बेरहम आदि शब्द हैं। उर्दू भाषा के मियाँ, अम्मा, नजाकत आदि शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के पादरी, अस्पताल, जेब आदि शब्द हैं। तुर्की के काबू, कालीन, कैंची, तलाश, लफंगा आदि शब्द हैं। फ्रेंच के फिरंगी, रेस्टोरेंट, रेस्तरां इस तरह से शब्द आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, इनके उदाहरण। इसके बाद में छठे नंबर पर है संकर शब्द। संकर शब्द में देखिए दो अलग अलग जातियों की मिलने से जो तीसरी जाति उत्पन्न होती है उसे संकर कहते हैं। संकर मतलब ग्राफ्टेड आप कहेंगे। तो यहाँ पर शब्द संकर शब्द वे शब्द है जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, अंग्रेजी और हिंदी की, यहाँ से अंग्रेजी और हिंदी शब्द से बना है रेलगाड़ी। और जेब खर्च जैसे पुर्तगाली और फारसी शब्द से मिलकर के बना है जेब खर्च। जिलाधीश अरबी और संस्कृत से मिलकर के बना है जिलाधीश आदि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जो कि संकर शब्दों के लिए आपको ध्यान रखने हैं। इस तरह से ये भेद हो गया दूसरा। तीसरा भेद है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, ये 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? 3 भेद आपको ध्यान रखने हैं। पहला है वाचक, दूसरा है लक्षक और तीसरा है व्यंजक। इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं वाचक को लेकर के। जब किसी शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है तो वह वाचक शब्द कहा जाता है। जैसे गधा जा रहा है, इस वाक्य में गधा का अर्थ गधाई है। ये हो गया पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार है लक्षक। जब किसी शब्द का प्रयोग उसके वाच्यार्थ से हट करके उसके लक्षणों के आधार पर किया जाए तो वह शब्द लक्षक और उसके अर्थ को लक्ष्यार्थ कहेंगे, मतलब किसी और पर लक्ष्य साधना। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली बात यहाँ पर हो सकती है। जैसे ऊपर के वाक्य को गधों के लिए न कह करके किसी मूर्ख व्यक्ति की ओर संकेत करके कह सकते हैं तो गधों का लक्ष्यार्थ क्या रहेगा? मूर्ख व्यक्ति या मूर्ख। तो गधा शब्द लक्षक यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण लीजिएगा। इसके बाद में तीसरा यहाँ पर प्रकार आता है व्यंजक। जिन शब्दों से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ का ही ध्वनि हो तो उसे व्यंजक कहेंगे। जैसे इन शब्दों के अर्थ को व्यंग्यार्थ कहेंगे। उदाहरण क्या रहेगा? सवेरा हो गया है। यहाँ सवेरा का अर्थ केवल प्रातःकाल नहीं है, अपितु इससे यह भी ध्वनित हो रहा है कि नित्य क्रिया करने का समय हो गया है, या अब जो भी काम अपने को रोज रोज करना है तो उसका समय हो गया है, सवेरा हो गया है। तो इसे कई सारे अर्थ इससे निकलेंगे। तो व्यंजक में ये प्रकार आपको ध्यान रखना है, उदाहरण। और इसके बाद में चौथा प्रकार जो अपना था रूप विकार के आधार पर शब्द भेद। रूप विकार के आधार पर शब्द भेद, इसमें देखिए 2 प्रकार के ये रहते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें देखिए वे शब्द जो लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं, जैसे लड़का अच्छा, लड़की अच्छी। इसके भी 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये सब आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनके बारे में हम अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और अपना जो मोटिव चला रहा था कि कम समय में अपने को सिलेबस कवर करना है तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता ही है तो उनको ही लेकर के चलना है। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर का आपका ये इकाई है। तो 5 नंबर के लिए आपको संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में, क्रिया के बारे में या विशेषण के बारे में या और किसी ग्रामर के टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछेंगे तो बस बेसिक चीज़ें पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सर्वनाम है या कौन सा विशेषण वगैरह कुछ आ रहा है। तो बेसिक चीज़ें आ सकती है, वो भी 1 या 2 नंबर की आएंगी। तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बेसिक जानकारी को लेकर के ही बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर बेस पहले से आपका तैयार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनको लेकर के, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा प्रकार देखते हैं अविकारी शब्दों को लेकर के। वे शब्द जो प्राय लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं तो वो अविकारी शब्द हो जाएंगे। इसके बाद में परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है एक्स्ट्रा, तो उपयोगी के आधार पर शब्दों का भेद भी यहाँ पर रहता है। यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। उपयोग के आधार पर सामान्य शब्द रहता है और परिभाषिक शब्द रहता है। इसमें देखिए सामान्य शब्द की पहले बात करते हैं। तो सामान्य जीवन से संबंधित शब्द सामान्य शब्द हैं, जैसे घर, मकान, गाड़ी, कपड़ा, पढ़ना, खेलना आदि। परिभाषिक शब्द ये किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं। कचहरी, कार्यालय, कानून आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, जैसे व्याकरण के शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। कार्यालय के शब्द विज्ञप्ति, अधिसूचना, निविदा आदि। न्यायालय के शब्द अपील, मुकदमा, गवाह, सम्मन आदि। भौतिक विज्ञान के शब्द प्रतिबिंब, परावर्तन, आवर्तन आदि। ये सारे शब्द इसलिए पारिभाषिक हैं क्योंकि इनको परिभाषित किया जाता है। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं।
अब हम बात करते हैं वाक्य को लेकर के। शब्द की बात हो गई है, अब बात करते हैं वाक्य को लेकर के। विभिन्न पदबंधों से बनी भाषा की वह इकाई जो किसी विचार भाव को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है वाक्य कहलाती है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या फिर विधान किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य उसका आएगा। और विधेय क्या है कि वाक्य में जिस अंग के द्वारा उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, जो अंग मतलब जिस अंग के द्वारा उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है या विधान किया जाता है। तो इस तरह से बात ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं वाक्य के भेदों को लेकर के। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 भेद हैं। रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3 भेद। पहला है सरल या फिर साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, उसमें कर्ता उद्देश्य है और वह पुस्तक पढ़ रहा है, यह क्या है? विधेय है। ये बात होगी पहला। दूसरा वाक्य यहाँ पर भेद है जटिल या फिर मिश्र वाक्य। 2 वाक्य जिसमें आएंगे, तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ में एक या फिर अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, एक या फिर अधिक यहाँ पर उपवाक्य और हो सकते हैं, जिसे उसको जटिल या फिर मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे राम ने कहा कि मैं कल भोपाल जाऊंगा, तो ये जटिल हो गया, मिश्र हो गया। इस वाक्य में राम ने कहा कि यह प्रधान उपवाक्य या फिर कि मैं कल भोपाल आऊंगा, तो यह क्या है? आश्रित उपवाक्य है। तो 2 वाक्य यहाँ पर है। आश्रित उपवाक्य की परिभाषा को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो जो उपवाक्य स्वतंत्र रूप से अर्थबोध नहीं करा सकता है, केवल मुख्य वाक्य का सहायक मात्र होता है, तो उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। ये बिंदु हो गया यहाँ पर। और तीसरा प्रकार अपने को यहाँ पर देखना है संयुक्त या फिर यौगिक वाक्य क्या होता है। 2 या 2 से अधिक समानाधिकार वाक्य संयोजक के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उनको संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अपने यहाँ पर मिश्रित वाक्य तो क्या था कि एक तो मेन जो अपना अस्तित्व रखता था और दूसरा जो यहाँ पर सार्थक जो उसके साथ में जुड़ा रहता था, तो उसका कोई अलग से अर्थ नहीं था। पर यहाँ पर संयुक्त में क्या है कि 2-3 वाक्य आपस में जुड़े रहेंगे, पर उनका अलग अलग करके देखेंगे तो अलग अलग भी उनका अर्थ निकलेगा, तो एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। जैसे बालक कक्षा में आए परंतु वहाँ शिक्षक नहीं था, तो शिक्षक नहीं था कक्षा में, ये एक अलग हो गया, और बालक कक्षा में आए ये एक अलग हो गया। दोनों के मेल से संयुक्त वाक्य बन रहा है। तो इस तरह से बात हो गई है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा भेद आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये 8 भेद यहाँ पर होते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो ये 8 प्रकार हैं। कुछ बातें इनकी जान लेते हैं ताकि प्रश्न आए तो कोई दिक्कत समस्या ना हो। पहला बिंदु देखिए विधिवाचक वाक्य को लेकर के। जिस वाक्य में किसी बात को होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हरि आगरा गया था, क्रिया द्वारा कर्म होने का बोध हो रहा है, तो विधिवाचक हो गया। निषेधात्मक, जिसमें काम के नहीं होने का बोध हो रहा, निषेध हो रहा है, तो होने का बोध नहीं होता है, न होने का बोध हो, और निषेधवाचक कहलाता है। जैसे हरि आगरा नहीं गया, इस वाक्य में कार्य के नकारात्मक रूप का प्रयोग होता है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब क्या तुम आगरा जाओगे, तो ये प्रश्न सूचक यहाँ पर हो रहा है, कुछ जानने की इच्छा प्रकट करी जा रही है। इसके बाद में चौथा क्या है आज्ञा सूचक वाक्य, तो आज्ञा दी जा रही है, मेरे लिए खाना लाओ, खाना खाओ, इस तरह से ये क्या है आज्ञा सूचक, जिसमें आदेश देने का बोध हो रहा है। विस्मयादि बोधक कि जिसमें आश्चर्य प्रकट हो रहा हो, जैसे वाह खूब मजा आ गया, अरे ये क्या हो गया, तो ये क्या है विस्मयादि बोधक, मतलब आश्चर्यचकित होने वाला यहाँ पर है। या फिर वाक्य में शोक, आश्चर्य, हर्ष आदि के इसमें भाव हो सकते हैं। इच्छा सूचक में इच्छा जताई जा रही है कि व्यक्त किया जाता है, जैसे ईश्वर तुम्हें शीघ्र ही उन्नति दे, दीर्घायु हो, विजयी हो, परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं, तो ये सारे क्या हैं इच्छा सूचक हैं। इसके बाद में संदेह सूचक, जिसमें संदेह की भावना या शंका का भाव हो, जैसे वह शायद कल मेरे घर आए, हो सकता है कि मुझे वहाँ जाना पड़े। 8वां क्या है संकेत, जिसमें किसी बात की ओर संकेत या किसी भाव का संकेत मिलता है और उसके साथ में शर्त लगी रहती है, जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, यदि वह आता है तो मैं चला जाता, यदि वह आता तो मैं चला जाता, तो ये संकेत यहाँ पर हो रहा है। तो ये 8 प्रकार यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में निम्न वाक्य को शुद्ध रूप में लिखो। ऐसे प्रश्न आपको कई बार पूछे गए हैं, निम्न वाक्य को शुद्ध रूप में लिखो, तो ऐसी भी आपको एक्टिविटी आनी चाहिए। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आपके आ सकता है। यहाँ पर देखिए मोहन ने विभा से यह बात कहा, मोहन ने विभा से यह बात कहा, तो इसका शुद्ध रूप क्या रहेगा, मोहन ने विभा से यह बात कही, कहा नहीं आएगा, कही आएगी, बात कही। दूसरा वाक्य है सुदामा भगवान का नाम स्मरण करके कृष्ण के यहाँ चल पड़े, इसका शुद्ध क्या रहेगा, भगवान का नाम स्मरण करके सुदामा भी श्री कृष्ण से मिलने चले गए, तो इस तरह से रहेगा ये शुद्ध वाक्य। तीसरा क्या है तुम जानते हो
मैं और रमेश ने यह कार्य क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्रश्नवाचक भी आएगा। और तीसरा यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या रहेगा, क्या तुम जानते हो, प्रश्नवाचक आएगा, मैंने और रमेश ने यह कार्य क्यों नहीं किया। तो इस तरह से आपको ये शुद्ध रूप बनाना आपको आना चाहिए, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में यहाँ पर जो कुछ अन्य अपने को एक्टिविटीज़ करनी थी, संधि पढ़नी थी, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाच्य, स्वर, व्यंजन, ये सब पढ़ने थे। अगर ये सब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 5 नंबर का अपना ये वाला यूनिट है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो जाता। वो कम से कम 3-4 घंटे की क्लासेस आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। अगर आप संधि सर्च करके देखेंगे तो संधि की कम से कम 8-10 घंटे की क्लासेस बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पर उनके ऊपर देखने को मिलती है। तो संक्षेप में अपने को वो सारी चीज़ें आपको पहले ही पता है कि संधि क्या कहते हैं, संधि के जो भेद हैं वो पता है आपको। और मोटे तौर पर अगर आपको संधि के कुछ प्रश्न आ भी जाएंगे, 1-2 प्रश्न, तो आप उनका यहाँ पर उत्तर इजीली दे पाएंगे कि दीर्घ संधि वगैरह ऐसी कुछ संधियाँ पूछेंगे, विसर्ग संधि वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब जानते हैं आप, समास भी जानते हैं, वाच्य, स्वर और व्यंजन, ये इनकी बेसिक जानकारी आपको ऑलरेडी है। पर अभी यहाँ पर 5 नंबर वाले यूनिट में जो आपको जरूर से यहाँ पर पढ़ना था, तो उनको लेकर के हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप आपको ठीक प्रकार से सारे बिंदु समझ में आ गए होंगे। स्वर और व्यंजन में अंतर को लेकर के, स्वर और व्यंजन आप सब जानते हैं, अंतर को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो यहाँ पर मैंने अलग से उसको मेंशन कर दिया है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर के कंठ से होती हुई मुख विहर से उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए हुए बिना मुख से बाहर निकले तो स्वर यहाँ पर कहलाते हैं। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर के मुख विहर से उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है तो व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह से ये एक यहाँ पर परिभाषा हो गई है उच्चारण स्थानों को लेकर के। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर थोड़ी भारी हिंदी आ गई है, पर यहाँ पर आपको एक सिंपल तरीके से यहाँ पर ये समझना है कि वे वर्ण जो उच्चारण में ध्वनि जिनकी फेफड़ों से निकल करके जो हवा आ रही है वो कंठ से होती हुई मुख विहर से उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना, किसी भी उच्चारण स्थान इनको स्पष्ट किए बिना मुख से बाहर निकलती है तो वो स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ऊ, वो सारे। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर के, फेफड़ों से जो ध्वनि निकल रही है, जो हवा निकल रही है, तो वो मुख विहर के सभी उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है तो वो व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा के रूप में आपको इन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। और बेसिक चीज़ आपको पता ही है कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, वो सारी चीज़ें आप नॉर्मली जानते ही हैं। अपना बेस आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर 5 नंबर को लेकर के जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे इस यूनिट में, उन सबको दोस्तों अब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी, जो शॉर्ट चीज़ें थी, उनको हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। आई होप आपको ठीक प्रकार से सारे बिंदु समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत समस्या रहती है इनके रिगार्डिंग, कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें BST से B.Ed से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और हिंदी की बाकी सभी यूनिट्स को आप प्लेलिस्ट ऑप्शन से आप इजीली यूनिट वाइज सारे वीडियोज़ देख करके अपने हिंदी पेपर की तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।